माय नेम इज प्रियंका द्विवेदी। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, और फिजिकल ज्योग्राफी में हमने एक पोर्शन जिसको हम कहते हैं लिथोस्फियरिक पोर्शन, लिथोस्फियर, हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी में। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी में सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी में हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। फिर हम पढ़ेंगे रोटेशन, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। इनसे जुड़े हुए सारी चीजें। तो स्टार्ट करते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से। बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, हर एक चीज बहुत अच्छे से समझाएंगे जब तक समझ में नहीं आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ठीक, क्या है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड? तो ये क्या है? एंगल्स हैं। क्या है? एंगल यानी कोण। ठीक है, कहां से, किसके एंगल कहां से बने? ठीक है, तो सपोज ये हमारी आधी अर्थ है, या ये हमारी आधी अर्थ है। ठीक है, ये हमारी आधी अर्थ है या ये हमारी आधी अर्थ है। ठीक है, दोनों को समझेंगे, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे अर्थ का इंटीरियर, ये अर्थ का इंटीरियर। यहां से ये एंगल, 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 इस तरीके से ये जो एंगल्स बने, यहां से ये एंगल, तो इस तरीके से आधा करके इसलिए समझ रहे हैं ताकि हम समझ पाए कि कैसे इंटीरियर से एंगल बनते हैं और कैसे लॉन्गिट्यूडनल लाइंस वगैरह बनती हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटीरियर। तो क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की डेफिनेशन अगर हम देखें तो अब आपको बताना आसान होगा कि एंगल्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, angles from the interior of the earth are known as longitude, angles from the interior of the earth are known as latitudes। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके आगे अब लॉन्गिट्यूडनल लाइंस क्या होती हैं, लैटिट्यूडनल लाइंस क्या होती हैं? तो ये जो पर्टिकुलर लाइन, ये जो एंगल को हम यहां मिला देते हैं, ये जो एंगल्स को हम यहां मिला देते हैं, ये ठीक है, ये बन गए क्या? लैटिट्यूड्स। ये क्या? लैटिट्यूडनल लाइंस हैं। ये क्या है जो हम कहते हैं ना, 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड। तो ये क्या है? ये लैटिट्यूडनल लाइंस हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं किसको? लैटिट्यूड को। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं किसको? लॉन्गिट्यूड को। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं किसको? लॉन्गिट्यूड को। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपको समझ में आ गया। क्या है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड? एंगल्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अ पर्टिकुलर लाइन दैट रिप्रेजेंट लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल एंगल्स, दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल लाइन एंड लैटिट्यूडनल लाइन। लॉन्गिट्यूडनल लाइन को क्या कहते हैं? लाइन ऑफ रेफरेंस, लाइन ऑफ रेफरेंस। और इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड। ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ये देखो। ठीक है, इनका कंप्लीट सर्कल बनता है। अगर हम पूरे अर्थ को देखेंगे गोल गोल, एक मिनट, जब हम अर्थ को देखेंगे तो सपोज ये जो बीच में लाइन है, ये क्या है? ये लैटिट्यूडनल लाइन है, तो इनका पूरा एंगल बनता है। ठीक है, इनका क्या बनता है? पूरा एंगल बनता है। और जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है उनका पूरा एंगल नहीं बनता। ठीक है, वो टोटल इस तरीके से पूरे में होती हैं और अलग अलग होती हैं। ठीक है,
ये टोटल 180 होते हैं और ये 360 होते हैं, ये 180 होते हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड समझ में आ गया, लॉन्गिट्यूडनल लाइन लैटिट्यूडनल लाइन समझ में आ गया। इसको लाइन ऑफ रेफरेंस क्यों कहते हैं? इसको लाइन ऑफ रेफरेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि सपोज यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे क्या है, कोई व्यक्ति खड़ा है, तो हमको पता है ये 0 डिग्री लैटिट्यूड पे खड़ा है, पर जब तक हमको लॉन्गिट्यूड नहीं पता होगा तो हम एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता कर पाएंगे कि वो आखिर है कहाँ पे। ठीक है, तो एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जानना जरूरी है कि वो कितने लॉन्गिट्यूड पे खड़ा हुआ है, तो लाइन ऑफ रेफरेंस इसलिए कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डेट लाइन, स्टैंडर्ड टाइम लाइन, स्टैंडर्ड डेट लाइन एंड स्टैंडर्ड टाइम लाइन क्या है? ये है 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, ये है हमारा प्यारा भारत, यहां पे है लंदन, और यहां से 0 डिग्री से क्या है, लैटिट्यूड। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, यहां 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये किस जगह पे है? लंदन के ग्रीनविच से, ग्रीनिच, लंदन के ग्रीनविच से 0 डिग्री पर हमने क्या माना है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन माना है, लॉन्गिट्यूडनल एंगल को रिप्रेजेंट किया है, उसी को हमने क्या माना है, स्टैंडर्ड टाइम लाइन। अब ये कैसे टाइम बताता है? तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, 15 डिग्री इज इक्वल टू 15 इंटू 4 मीन्स 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 1 आवर। ठीक है, 60 मिनट मतलब 1 आवर। तो आप खुद सोचो कि हर 15 डिग्री पे 1 घंटा बढ़ जा रहा है। तो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो 87 डिग्री एंड 30 मिनट, तो कितने का अंतर आ जाता है? 5.5 घंटे का अंतर आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्या बताता है, ये टाइमिंग बताता है। हमारे इंडिया में ही जब हम पढ़ेंगे तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 से 1.5 घंटे, 2 घंटे 1.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, तो 5.5 घंटे का अंतर है। तो हमने समझा कि यहाँ कहीं यूनाइटेड किंगडम के पास लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, और उस ग्रीनविच जगह से हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जाता है, और वही है स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ठीक है, इसको हमने माना है क्या, स्टैंडर्ड टाइम लाइन, ग्रीनविच के पास से स्टैंडर्ड टाइम लाइन, ये अप्रॉक्स। ठीक है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 15 डिग्री 15 चौको 60 मिनट, तो 1 घंटा, हर 15 डिग्री में 1 घंटा टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेट लाइन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेट लाइन 180 डिग्री। जब हम 0 डिग्री से चलते 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 कहां पहुंचेंगे, 180 डिग्री। ठीक है, जब हम 0 डिग्री से चलते चलते कहां पहुंचेंगे, 180 डिग्री में। तो 180 डिग्री में हमारी क्या है, स्टैंडर्ड डेट लाइन। क्या है, स्टैंडर्ड डेट लाइन। 180 डिग्री में क्या है, स्टैंडर्ड डेट लाइन। अब ये जिगजैग क्यों है, जिगजैग क्यों है? इसलिए है कि सपोज कोई जहाज है, ठीक है, ठीक है, सपोज कोई जहाज है, अब वो जा रहा है, तो अगर ऐसे हो गया तो डेट चेंज, इधर पे अलग डेट, इधर पे अलग डेट, और हमारी जो लैंड है इंडिया की या कहीं की भी जो हमारे वर्ल्ड की, वो सेम तो नहीं है। कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेटू है, कहीं पे अलग तरीके की उबड़ खाबड़ जगह है, तो पता चला आधा जहाज दूसरे डेट में, आधा जहाज दूसरे डेट में। तो इसको हटाने के लिए, इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए सुविधा के आधार पर, एज पर कन्वीनियंस, सुविधा के आधार पर इसको इस तरीके से बनाया गया है ताकि
ताकि एक समय में एक ही डेट रहे, ये ना रहे कि आधा जहाज इस डेट में है और आधा जहाज इस डेट में है। यहाँ पर बैरन स्ट्रेट है, आपको कोई पूछे कि स्टैंडर्ड डेट लाइन कहाँ पे है, तो बैरन स्ट्रेट में है 75 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ठीक है, 75 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, बैरन स्ट्रेट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड डेट लाइन, ठीक है, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जिगजैग में है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया स्टैंडर्ड डेट लाइन एंड टाइम लाइन। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे रोटेशन, रेवोल्यूशन। क्या है रोटेशन और रेवोल्यूशन? हमें पता है कि जो अर्थ है हमारी, अर्थ है जो हमारी, वो अपनी एक्सिस पर, याद रखना कि अर्थ हमारी क्या है, जियोइड शेप में है। कैसे शेप में है, जियोइड शेप में है, सॉरी ज्यादा ही हो गया। अर्थ हमारी क्या है, जियोइड शेप में है। जो अर्थ का एक्सिस है वो सीधा नहीं है, टिल्टेड है, झुका हुआ है। अर्थ का जो एक्सिस है वो कैसा है, झुका हुआ है। तो जो हमारी प्यारी अर्थ है वो अपने एक्सिस पे क्या करती है, घूमती है, अपने एक्सिस को रोटेट करती है, ठीक है, जिससे क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। तो उस रोटेशन को क्या कहते हैं, जो हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशन। जो अर्थ एक्सिस पर घूमती है उसको क्या कहते हैं, रोटेशन। अब मान लो ये सन है, मान लो ये सन है, तो ये जो भाग है सन की तरफ, वहां क्या रहेगा, डे। जो सन के अपोजिट में रहेगा वहां क्या रहेगा, नाइट। जब अर्थ घूम जाएगी तो ये उल्टा हो जाएगा। तो जो डे और नाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो वो क्या है, रोटेशन। डे और नाइट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो अर्थ का रोटेशन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब रेवोल्यूशन, अर्थ जो है हमारी सूर्य के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में क्या करती है, रिवोल्यूट करती है। ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है सीजनैलिटी के लिए, सीजनैलिटी के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, सीजनैलिटी के लिए, ठीक है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सीजनैलिटी के लिए। कैसे, सूर्य ज्यादा पास है तो क्या होगा, समर। सूर्य दूर चला गया, दूर चला गया तो विंटर। सूर्य बिल्कुल बराबर में है, न पास है न दूर है, तो स्प्रिंग है, ऑटम है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सीजनैलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऋतुओं के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मौसम सॉरी ऋतुओं के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डे और नाइट। सीजनैलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है रेवोल्यूशन। इस तरीके से रोटेशन और रेवोल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दो चीज समझते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिमिनेशन, इंक्लिमिनेशन, एंगल ऑफ इल्यूमिनेशन, दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिमिनेशन एंड एंगल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या होते हैं एंगल ऑफ इंक्लिमिनेशन और इल्यूमिनेशन, समझना। हमने पढ़ा जो हमारी अर्थ है, अर्थ के ये एक्सिस है, समझना, ये क्या है, एक्सिस है। तो जो एंगल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है, जो क्या होता है, एंगल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है, तो ये क्या है, ये है कि डे, एक तरफ ये डे है और एक तरफ नाइट है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डे और नाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी जगह अगर हम कुछ इस तरीके से एक लाइन खींच दें 66.5 पे, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। हमने बताया कि हमारी एक्सिस जो है वो टिल्टेड है, तो ये जो डैश डैश है
उसको अगर आप गौर से देखोगे तो एक पोल टुवर्ड्स द सन है, एक पोल टुवर्ड्स द सन है और दूसरा पोल अवे फ्रॉम द सन है। तो एंगल ऑफ इंक्लिमिनेशन कीप्स वन पोल टुवर्ड्स द सन एंड अनदर पोल अवे फ्रॉम द सन। आप गौर से देखो, एक पोल सूर्य की तरफ है, क्या ये बांट दे रहा है, एक पोल सूर्य की तरफ है और एक पोल सूर्य से दूर है। ये लाइन के इस पार है, ये लाइन के उस पार है। समझ में आ रहा है? तो जो एंगल ऑफ इंक्लिमिनेशन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इट कीप्स वन पोल टुवर्ड्स द सन एंड अनदर पोल अवे फ्रॉम द सन। इससे क्या होता है, इससे होता ये है कि जब ये पोल सूर्य की तरफ रहता है तो यहाँ दिन रहता है 6 महीने तक, और जब ये सूर्य की तरफ रहता है और ये सूर्य से दूर रहता है तो यहाँ रात होती है 6 महीने तक। सेम प्रोसेस जब उल्टा हो जाती है तो यहाँ रात होती है और यहाँ दिन होता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंक्लिमिनेशन 66.5 डिग्री समझ में आ गया। एंगल ऑफ इल्यूमिनेशन डे एंड नाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत बहुत ध्यान से समझना कि जैसे ये क्या है, 0 डिग्री है, इसको हमने कहा इक्वेटर। क्या कहा, इक्वेटर। अब हम सीजनैलिटी समझ रहे हैं। ठीक है, क्या आप समझ रहे हैं, सीजनैलिटी, कि सूर्य जब मूवमेंट करता है, जो अर्थ मूवमेंट करती है, ठीक है, कहते हैं सूर्य मूवमेंट करता है। ठीक है, तो सूर्य क्या जाता है, नॉर्थ की तरफ, फिर साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ। तो कैसे जाता है, ये है 0 डिग्री इक्वेटर। क्या है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री एंड हाफ, 23 एंड हाफ। ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड, साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम समझते हैं, सपोज सन जो है वो 21 मार्च को कहां पे है, इक्वेटर में है। स्पेसिफिक डेट क्यों ली, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन सन जो होता है वो बिल्कुल इक्वेटर पे रहता है, इसलिए ये डेट ली। ठीक है, जब सन किसी स्पेसिफिक डेट पे यहाँ पे रहेगा तो भी हम डेट लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि 21 मार्च को सन यहाँ पे है, उसके बाद अप्रैल आता है तो यहाँ होगा, मई में यहाँ होगा, फिर जून, 21 जून को सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में रहता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है 21 जून को। अब सन जो है 21 जून को यहाँ पहुंच गया 21 मार्च को यहाँ था, अप्रैल को यहाँ रहेगा, मई को यहाँ रहेगा, 21 जून को पहुंच गया। मतलब कि मार्च में कौन सा सीजन रहता है, स्प्रिंग सीजन। ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, तो वो चीज सबसे सुटेबल कब रहेगी, 21 मार्च को। उसके बाद अप्रैल मई को यहाँ रहेगा सूर्य, तो आपने देखा होगा अप्रैल मई में कम गर्मी रहती है, लेकिन जून में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, तो 21 जून को सबसे ज्यादा गर्मी रहती है। अब सन यहाँ तक पहुंच गया, अब यहाँ से लौटेगा तो जून जुलाई को यहाँ रहेगा, अगस्त को यहाँ रहेगा, सितंबर को यहाँ रहेगा। तो कौन से सितंबर को यहाँ रहेगा, 21, 22, 23, 3 डेट याद रखनी है। 23 सितंबर को यहाँ रहेगा। और कौन सा सीजन रहेगा, ऑटम, पतझड़ का सीजन, पता है ना, पतझड़ का सीजन सावन के बाद। ठीक है, यहाँ बारिश का मौसम रहेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये ऑटम हो गया। ठीक है, उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर में यहाँ रहेगा, नवंबर में यहाँ रहेगा, दिसंबर में 22 दिसंबर को यहाँ रहेगा। समझ में आ गया कि सन जो है 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वेटर पे रहता है। जब 21 मार्च को
नदर्न हेमिस्फीयर सॉरी इक्वेटर पे रहता है तो स्प्रिंग सीजन होता है कहाँ, नदर्न हेमिस्फीयर में। 21 मार्च को जब सन इक्वेटर पे रहता है तो स्प्रिंग सीजन रहता है नदर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहता है, ऑटम रहता है। लेकिन 23 सितंबर को जब नदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम रहता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहता है, स्प्रिंग रहता है। 21 जून को जब नदर्न हेमिस्फीयर में समर रहता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में सन नहीं रहता तो क्या रहता है, विंटर रहता है। 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में समर रहता है तो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहता है, 22 दिसंबर, याद करो जब अपने यहाँ 22 दिसंबर आएगा तो क्या रहता है, विंटर रहती है। मतलब कुल मिला के जब यहाँ समर रहेगा तो यहाँ विंटर रहेगी, क्योंकि सन जहाँ रहेगा, सन यहाँ रहेगा, ठीक है, तो स्प्रिंग और ऑटम रहेंगे। सन यहाँ रहेगा तो समर रहेगी, तो फिर यहाँ विंटर रहेगा। सन यहाँ रहेगा तो समर रहेगी, तो यहाँ विंटर रहेगा। तो जब सन नदर्न हेमिस्फीयर में रहता है और नदर्न हेमिस्फीयर में समर रहता है और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, यहां पे लिख दें, इस सिचुएशन को हम कहते हैं समर सोलिस्टाइस, समर सोलिस्टाइस, ठीक है। मतलब कि सीधे नदर्न हेमिस्फीयर 21 जून सन कहाँ है, नदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ में, ठीक है, इंडिया में, सीधे देखो इंडिया के, ठीक है, 21 जून को सबसे ज्यादा गर्मी होती है, मतलब नॉर्थ में होती है, भारत के साइड। भारत कहाँ है, नदर्न हेमिस्फीयर में है। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहती है, विंटर रहती है। अब जब 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में समर रहता है तो नदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को क्या रहता है, विंटर रहता है। तो इसको क्या कहते हैं, विंटर सोलिस्टाइस, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, विंटर सोलिस्टाइस। मतलब समर सोलिस्टाइस, विंटर सोलिस्टाइस, समझ में आ गया। सन जब नॉर्थ में रहता है, सन जब साउथ में रहता है, ठीक है। इक्विनॉक्स जब सन इक्वेटर पे रहता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, तो ये दो तरह के होते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स, बसंत और पतझड़, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, इक्विनॉक्स, समर सोलिस्टाइस, विंटर सोलिस्टाइस, इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स, और सन का घूमना मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर यहाँ से जनवरी, फरवरी, जब वापस जाएगा जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे करके घूमता रहता है, ठीक है, अर्थ की पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। तो रोटेशन, रेवोल्यूशन, हमने आज क्या पढ़ा, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, स्टैंडर्ड डेट लाइन, स्टैंडर्ड टाइम लाइन, फिर रोटेशन रेवोल्यूशन पढ़ा, एंगल ऑफ इंक्लिमिनेशन, एंगल ऑफ इल्यूमिनेशन। उसके अलावा हमने समर सोलिस्टाइस, विंटर सोलिस्टाइस, इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स, ये सब पढ़ा। इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ी, कब सूर्य कहाँ पे रहता है और उसके हिसाब से क्या होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सीजनैलिटी पढ़ी, कुल मिलाकर हमने डे नाइट और सीजनैलिटी पढ़ी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।